हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 साइंस फिजिक्स चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। जो हमारा चैप्टर मोशन के बाद है, चैप्टर 9। सबसे पहले हमने ये पढ़ा है चैप्टर 8 में मोशन मीन्स मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह जाता है, उसकी स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज होती है। दूसरा, जो हमारे प्लेनेट हैं वो रिवॉल्व अराउंड द सन एक यूनिफॉर्म स्पीड से सर्कुलर ऑप्टिकल पाथ में रिवॉल्व होते हैं। इन सब का कारण क्या है? इन सब का कारण फोर्स है। इसका मतलब फोर्स की वजह से ही ऑब्जेक्ट जो रेस्ट वाला है वो किस में आता है? मोशन में। दीज आर ऑल द कॉज ड्यू टू द फोर्स। ये सारे के सारे जो कारण है वो किसके कारण है? फोर्स के कारण है। तो हम स्टार्ट करेंगे कि फोर्स है क्या। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी दिखाई दे रही है आपको। ये जो बच्चा है ये क्या कर रहा है? इस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है? पुश, धक्का मार रहा है। और ये बच्चा इस ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींच रहा है। मीन्स एक बच्चा पुल कर रहा है और एक बच्चा पुश कर रहा है। तो ये जो पुश और पुल है ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स। इसका मतलब जब ऑब्जेक्ट को अपनी ओर लाते हैं तो वो फोर्स कौन सा कहलाता है? पुल फोर्स कहलाता है। द फोर्स इन विच द ऑब्जेक्ट इज मूव टुवर्ड द पर्सन या टुवर्ड हिमसेल्फ और हरसेल्फ। जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी ओर आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? पुल। और कोई ऑब्जेक्ट जब फोर्स लगाने पर हमसे दूर जाता है तो उसे हम बोलते हैं पुश। तो पुश एंड पुल इज नोन एज फोर्स। अब जैसे यहाँ पर क्या कर रहा है? ये बच्चा ट्रॉली को क्या कर रहा है? अपने से दूर ले जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये पुश कर रहा है। यहां से हमने क्या करा? इस अलमीरा की ड्रॉर को खींचा, मीन्स अपनी तरफ लाए, तो इसमें क्या लगा रहे हैं? इसमें लगा रहे हैं पुल। ये गर्ल के पास क्या है? हॉकी स्टिक है और साथ में क्या है? बॉल। अब ये हॉकी स्टिक से इस बॉल को क्या करे? स्ट्राइक करिए। तो इट मीन अब ये बॉल ये किस पर है? रेस्ट पर है और मोशन करे। मीन्स क्या कर रही है? अवे फ्रॉम द बॉल। बॉल को अपने से दूर भगा रही। मीन्स पुल द बॉल बाय स्ट्राइकिंग द बॉल विद द हेल्प ऑफ स्टिक। स्टिक से इस बॉल को क्या कर रही है? हिट कर रही है। ये सारे जो रीजन है ये किसकी वजह से? सब फोर्स की वजह से। तो हम फोर्स क्या बोलते हैं? पुश और पुल इज नोन एज फोर्स। पुश एंड पुल इज नोन एज फोर्स। और दूसरी फोर्स को हम ऐसे भी कह सकते हैं, क्या कहते हैं बताओ? इसका मतलब फोर्स प्रोड्यूस मोशन ऑन रेस्ट ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो अगर हम उसे फोर्स लगाते हैं तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट किस में आएगा? मोशन ऑन रेस्ट ऑब्जेक्ट। मीन्स वो किस में आ जाएगा? मोशन में आ जाएगा। और कोई ऑब्जेक्ट क्या है? मोशन में, मूविंग ऑब्जेक्ट, और उसको हम फोर्स लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? वो रेस्ट पर आ जाएगा। मीन्स एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है उसे हम मोशन में ला सकते हैं और मूविंग ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट पर ला सकते हैं। ये सारे क्या हैं? फोर्स की वजह से ही है। अब हम अगला मूव करते हैं। जो फोर्स का जो इफेक्ट है वो क्या है? जैसे इसने बैलून लिया, बैलून को क्या कर रहा है? वो बैलून को फुला रहा है। तो इन्फ्लेटेड बैलून, तो इसका मतलब उसका साइज क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। उसका साइज बढ़ता जा रहा है, इसका साइज भी बदल रहा है और शेप भी उसकी चेंज हो रही है। तो फोर्स क्या करता है? किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज और शेप को क्या करता है? चेंज करता है। दूसरा, ये लड़की क्या कर रही है? साइकिल चला रही है। अगर ये साइकिल रेस्ट पर है तो ये क्या होगा? चलाएगी तो किस में आ जाएगी? मोशन में आ जाएगी। इसका मतलब एक रेस्ट ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकता है फोर्स। और अगर ये साइकिल चला रही है तो ब्रेक लगा के क्या कर देगी? इस साइकिल को रोक देगी। तो इसका मतलब फोर्स क्या कर सकता है? एक मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट पर ला सकता है। अगर ये साइकिल पहले से ही मोशन में तो ये उसकी स्पीड को क्या कर सकती है? बढ़ा सकती है और स्पीड को घटा भी सकती है। स्पीड को इंक्रीज भी कर सकती है और स्पीड को डिक्रीज भी कर सकती है। कब? बाय अप्लाइंग फोर्स। अब अगले हम तीसरी एक्टिविटी अगर देखें तो ये क्या कर रहा है? ये प्लेयर इस स्टिक से इस बॉल को क्या कर रहा है? स्ट्राइक कर रहा है। तो ये किसी भी डायरेक्शन में फोर्स लगा के बॉल को किसी भी डायरेक्शन में फेंक सकता है। इसका मतलब ये क्या कर सकता है? चेंज द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन इस बॉल की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। कब? बाय अप्लाइंग फोर्स। अब यहां भी कर सकता है चेंज इन डायरेक्शन। कैसे? लड़की साइकिल चला रही है तो क्या करेगी? थोड़ा सा फोर्स लगा के क्या करेगी? डायरेक्शन चेंज कर देगी। तो ये सारे जो इफेक्ट हैं वो किसकी वजह से? फोर्स की वजह से। अब यहां पर एक एक्टिविटी और दे रखी है। अगर ये स्प्रिंग है, इसको हमने क्या किया? एक्सपेंड किया। क्या किया? एक्सपेंड किया। मीन्स बाय अप्लाइंग फोर्स। फोर्स लगा के इसको एक्सपेंड किया तो इसका साइज बढ़ गया, इसकी लेंथ बढ़ गई। लेंथ कब बढ़ी? बाय अप्लाइंग फोर्स। और ये फोर्स कौन सा लगा? एक्सपेंशन फोर्स लगा।
और ये हमारे पास बॉल थी, इस बॉल को हमने क्या किया, दबाया, कंप्रेस किया, तो बॉल का साइज क्या हो गया, छोटा हो गया। बॉल की शेप क्या हो गई, चेंज होगी। जब बॉल की साइज और बॉल की शेप चेंज हो जाती है तो इसका मतलब कब होगी चेंज, बाय अप्लाइंग फोर्स। तो इस टाइप का फोर्स जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, कंप्रेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कंप्रेशन। कंप्रेशन मीन साइज को कम करना और एक्सपेंशन साइज को बढ़ाना। तो फोर्स के जो इफेक्ट हैं वो क्या है, फोर्स के हमारे पास इफेक्ट क्या है, पहला पहला फोर्स का इफेक्ट है टू चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को बढ़ा सकता है या स्पीड को घटा सकता है। मीन स्पीड को बढ़ाना और स्पीड को घटाना ये किसकी वजह से हो सकता है, फोर्स की वजह से हो सकता है। दूसरा, कैन चेंज द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, अब स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, अगर रेस्ट पर ऑब्जेक्ट है तो उसमें फोर्स लगा के किस में आ सकता है, मोशन में आ सकता है। किस में आ सकता है, मोशन में आ सकता है। या कोई ऑब्जेक्ट किस में, मोशन में, और वो मोशन से जब फोर्स लगाएगा तो ऑब्जेक्ट किस में आ सकता है, रेस्ट में आ सकता है। इसका मतलब रेस्ट ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकता है और मोशन ऑब्जेक्ट को रेस्ट में ला सकता है कौन, फोर्स ला सकता है। तीसरा आपने पढ़ा चेंज द डायरेक्शन, जो आपने पढ़ा है चेंज द डायरेक्शन, डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। और चेंज शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साइज और शेप को भी वो बदल सकता है। अब फोर्स कितने टाइप के हैं, दो टाइप के हैं, एक बैलेंस फोर्स और एक अनबैलेंस फोर्स। अब बैलेंस फोर्स क्या है, यहां पर देखो दो टीमें हैं, टीम ए और टीम बी। ये जो दो टीमें हैं एक दूसरे को अपनी ओर खींच रही हैं, जीतने के लिए अपनी ओर खींच रही हैं। लेकिन पहली वाली कंडीशन में जो टीम ए लगा रही है वो फोर्स लगा रही है 300 न्यूटन का, किनके ऊपर, टीम बी के ऊपर, और टीम बी को अपनी ओर खींच रही है। और टीम ए ने फोर्स लगाया 300 न्यूटन अपनी तरफ खींचने के लिए। ऐसे ही टीम बी ने भी फोर्स लगाया टीम ए के ऊपर अपनी और टीम ए को खींचने के लिए, कितने न्यूटन का, 3 न्यूटन का। अब ये न्यूटन क्या है, न्यूटन जो है वो क्या है, यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स की एक इकाई जिसमें हम फोर्स को मेजर करते हैं। लेकिन दोनों जो फोर्स हैं वो क्या है, बराबर है। मीन्स दोनों की अगर देखा जाए फोर्स की मैग्नीट्यूड दोनों सेम है। तो इसका मतलब 300 यूनिट किसने लगाया, टीम ए ने लगाया, और 300 यूनिट किसने लगाया, टीम बी ने लगाया। दोनों का फोर्स सेम है, 300 टीम ए ने फोर्स लगाया और 300 टीम बी ने लगाया। तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट, एक प्लस का और एक माइनस का। तो टोटल रिजल्टेंट फोर्स कितना आ गया, जीरो आ गया। इसका मतलब नेट रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो। जब नेट रिजल्टेंट फोर्स जीरो आ जाए तो इसका मतलब ना तो टीम ए जीतेगी ना टीम बी जीतेगी, और मैच क्या हो जाएगा, ड्रॉ हो जाएगा। और जब नेट फोर्स जीरो होता है, जब नेट फोर्स जीरो होता है, जब नेट फोर्स जीरो होता है, इसका मतलब 300 माइनस 300, 300 माइनस 300, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो। तो इस टाइप के फोर्स को हम बैलेंस फोर्स बोलते हैं। और बैलेंस फोर्स में ऑब्जेक्ट मूव नहीं होता, लेकिन दोनों फोर्स क्या है, सेम मैग्नीट्यूड के हैं और इन अपोजिट डायरेक्शन। जब दोनों ऑब्जेक्ट सेम मैग्नीट्यूड के हों, मीन्स 300 ये है और 300 है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो टोटल रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो। और टोटल रिजल्टेंट फोर्स जीरो होता है तो उसको हम बैलेंस फोर्स बोलते हैं। और बैलेंस फोर्स में ऑब्जेक्ट कभी मूव नहीं होता। लेकिन अगर हम दूसरा केस देखें, दूसरे केस में क्या कर रहा है, ये टीम ए और टीम बी। अगर हम देखेंगे टीम ए ने, देखो इसकी इस फोर्स की लंबाई देखो यहां से यहां तक, इसका मतलब 400 यूनिट का न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। टीम ए कितना लगा रहा है, 400 न्यूटन, और टीम बी कितना लगा रहा है, कम लगा रहा है, देखो 300 न्यूटन। तो ए ने ज्यादा फोर्स लगाया बी के ऊपर, इसका मतलब बी किसकी तरफ आ जाएगी, ए की तरफ आ जाएगी। तो जीतेगा कौन, ए जीत जाएगी। कितने फोर्स ज्यादा लगाए, इसका मतलब ए ने लगाया 400 न्यूटन और बी ने लगाया 300 न्यूटन, किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। तो कितना फोर्स ज्यादा लगाया, 100 न्यूटन ज्यादा लगाया। प्लस, इसका मतलब किसकी डायरेक्शन में, प्लस की तरफ। ए ने 100 न्यूटन फोर्स बी के ऊपर ज्यादा लगाया। अब जब ज्यादा लगाया तो इसका मतलब मूवमेंट होगी, तो नेट फोर्स जीरो नहीं आया। नेट फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, नेट फोर्स हमारा जीरो नहीं है। तो नेट फोर्स जब जीरो नहीं होता तो उसे हम क्या बोलते हैं, अनबैलेंस फोर्स। जब नेट फोर्स जीरो नहीं होता तो उसे हम क्या बोलते हैं, अनबैलेंस फोर्स। और जीरो कब नहीं होता, जब दो फोर्स अनइक्वल हो। दो फोर्स क्या हो, अनइक्वल। दोनों फोर्स अनइक्वल हैं, एक 400 का और एक 300 का, बट एक्टिंग अपोजिट डायरेक्शन, एक्ट इन अपोजिट, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं और दोनों फोर्स बराबर नहीं है। तो इसलिए क्या होगा, नेट फोर्स जीरो नहीं आएगा। और जब नेट फोर्स जीरो नहीं होता तो इसका मतलब उसे हम अनबैलेंस फोर्स कहते हैं। और अनबैलेंस फोर्स में ऑब्जेक्ट मूव करता है, तो इसका मतलब बी किधर की तरफ जाएगा, ए की तरफ खींचता हुआ चला जाएगा और ए टीम जीत जाएगी। तो हम मूव करते हैं कि क्या बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। यहां पर क्या देखिए ध्यान से, ये आपके सामने है, ये क्या है, बॉक्स है। इस बॉक्स को दो पर्सन क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। ये फोर्स, इतना फोर्स लगा है, लेकिन ये फोर्स एक लग रहा है इन अपोजिट डायरेक्शन में।
जो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाता है उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। तो अगर हमने देखा फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड और जो फोर्स इन दोनों पर्सन ने लगाया, दोनों का फोर्स क्या है, सेम है, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो। नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो। जब नेट फोर्स जीरो है तो इसका मतलब इसे क्या बोलेंगे, बैलेंस फोर्स। और बैलेंस फोर्स में ऑब्जेक्ट मूव नहीं होगा। इसका मतलब ये दोनों पर्सन जितना फोर्स लगा रहे हैं उतने फोर्स से ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं होगा। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड में भी देखेंगे तो जो फोर्स लगाया एक्सर्टेड बाय दीज टू पर्सन वो सेम क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर है। इसका मतलब दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट इन अपोजिट डायरेक्शन। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और अपोजिट डायरेक्शन में, एक इधर की तरफ एक इधर की तरफ। तो इसका मतलब नेट फोर्स इक्वल टू जीरो। तो इसमें भी क्या लग रहा है, नेट फोर्स जीरो लग रहा है। तो इस फोर्स को क्या बोलते हैं, बैलेंस फोर्स। और बैलेंस फोर्स में ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, तो इस केस में भी मूव नहीं करेगा। तो ये दोनों जो है क्या बता रहे हैं हमारा, दे आर बैलेंस फोर्स। अब इसके हम लिखा क्या है, देखिए ध्यान से, इसमें लिखा यह है, देखिए बैलेंस फोर्स क्या है, व्हेन टू इक्वल फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, जब दो फोर्स बराबर के हों और किसी एक ही ऑब्जेक्ट पर एक्ट कर रहे हो लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या होगी, अलग अलग होगी। बैलेंस फोर्स में दो फोर्स इक्वल होने चाहिए, दोनों फोर्स इक्वल हैं लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, बैलेंस फोर्स। तो बैलेंस फोर्स में व्हेन द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ टू और मोर फोर्स क्या होगा, जीरो। बैलेंस फोर्स में टोटल रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू जीरो होता है और इस केस में ऑब्जेक्ट कभी मूव नहीं करता। अब हम करेंगे अनबैलेंस फोर्स। अब इसमें देखते हैं तो देखो जो फोर्स लगा रही है ये गर्ल, ये क्या है, दिस इज फोर्स, दिस फोर्स इज एक्सर्टेड बाय दीज टू पर्सन। ये दो पर्सन इस फोर्स पर लगा रहे हैं, इस पर फोर्स लगा रहे हैं, कितना लगा है, इतने मैग्नीट्यूड का लगा है। और एक फ्रिक्शनल फोर्स जो एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, ये फ्रिक्शनल फोर्स है अपोजिट डायरेक्शन में। तो हमने देखा कि जो फोर्स है ये दो पर्सन ने लगाया वो क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा है। कितना फोर्स ज्यादा है, लगभग कितना फोर्स ज्यादा है। तो फोर्स ज्यादा किधर की तरफ है, जो अवे फ्रॉम द किससे, पर्सन से। तो इसका मतलब पर्सन ने, ये दो पर्सन ने ज्यादा फोर्स लगाया फ्रिक्शनल फोर्स से। तो इसका मतलब दो फोर्स है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, अलग अलग है, ये ज्यादा है और ये कम है। तो इसका मतलब अनइक्वल फोर्स एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं और दोनों फोर्स क्या है, बराबर नहीं है। तो इसका मतलब इसे क्या बोलेंगे, अनबैलेंस फोर्स। और इसमें नेट फोर्स जीरो के बराबर नहीं है, नेट फोर्स नॉट इक्वल टू जीरो, अनबैलेंस फोर्स। और अनबैलेंस फोर्स में ऑब्जेक्ट मूव करेगा। अब ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मूव करेगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा है। तो इसका मतलब द ऑब्जेक्ट विल मूव किस डायरेक्शन में, अवे फ्रॉम द पर्सन। क्यों, क्योंकि ये अनबैलेंस फोर्स है एंड इट इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो अनबैलेंस फोर्स व्हेन टू अनइक्वल फोर्स, जब दो बराबर फोर्स ना हो और एक ही ऑब्जेक्ट पर काम एक्ट होने हो और दोनों की डायरेक्शन क्या हो, अलग अलग हो। इसका मतलब दो अलग अलग फोर्स जब एक ही ऑब्जेक्ट में अलग अलग दिशा में काम लगाते हैं तो उसे हम अनबैलेंस फोर्स कहते हैं। और अनबैलेंस फोर्स में रिजल्टेंट फोर्स ऑफ टू और मोर फोर्स कभी जीरो नहीं होता है। और अनबैलेंस फोर्स में ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, डिस्प्लेस होता है, अपनी पोजीशन चेंज करता है। अच्छा बच्चों अब हमें देखते हैं, देखो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, मोशन का पहला नियम। ये बॉल क्या है, रेस्ट पर है। अगर हम इसे देखते हैं तो ये बॉल रेस्ट पर है, ये बॉल जो है रेस्ट पर ही रहेगी, ये बॉल रेस्ट पर ही रहेगी, मोशन में कभी नहीं आएगी। ये बॉल हमेशा रेस्ट पर रहेगी, इट विल बी रिमेन एट रेस्ट। ये मोशन में तभी आएगी जब इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगा या कोई इसे किक मारेगा। मींस ये ऑब्जेक्ट, ये बॉल तभी मोशन में आएगी व्हेन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट, अदरवाइज ये रेस्ट पर ही रहेगी। ये इट विल रिमेन एट रेस्ट, the object is at rest, will remain at rest until that external force act on it। जब तक इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। एक्सटर्नल कौन सा, अनबैलेंस्ड फोर्स। अब ये ऑब्जेक्ट किसमें है, मोशन में, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये बॉल जो है हमेशा मोशन में रहेगी, हमेशा चलती रहेगी, दौड़ लुढ़कती रहेगी। ये तब तक लुढ़कती रहेगी जब तक इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। इट विल बी रिमेन इन मोशन अंटिल नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। अगर एक स्मूथ सरफेस लिया, अगर एक स्मूथ सरफेस लिया, इस स्मूथ सरफेस पर अगर हमने क्या रखी है, बॉल रखी, तो ये बॉल अगर मोशन में है तो मोशन में ये बॉल होती रहेगी, मींस लुढ़कती रहेगी। कब तक, जब तक इस पर फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। जैसे ही फ्रिक्शनल फोर्स इस ऑब्जेक्ट में लगेगा, इस बॉल में लगेगा, तो बॉल रुक जाएगी। हम जैसे किसी सरफेस पर बॉल रखते हैं और बॉल लुढ़कने लग जाती है, थोड़ी देर बाद रुक जाती है। इसका मतलब हम कहेंगे कि बॉल तो रुक रही है अपने आप, ये अपने आप नहीं रुक रही, उस पर एक फोर्स एक्ट कर रहा है। बॉल इधर की तरफ जा रही है लेकिन उस पर एक फोर्स लग रहा है इन अपोजिट डायरेक्शन में, और वो कौन सा है, फ्रिक्शनल फोर्स। और फ्रिक्शनल फोर्स कौन सा फोर्स होता है,
व्हेन टू ऑब्जेक्ट आर कॉन्टेक्ट टू ईच अदर, जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के स्पर्श कर रहे हो, एक दूसरे को टच कर रहे हो, तो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। जितना सरफेस रफ होगा उतना फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होगा। तो इसका मतलब एन ऑब्जेक्ट विल इन मोशन विल रिमेन इन मोशन अंटिल नेट फोर्स एक्ट ऑन इट, ये मोशन में रहेगा। कब तक मोशन में रहेगा? जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा इसको रोकने के लिए। अब यहां पर देखा तो ये बॉल रेस्ट पर है, इस प्लेयर ने इस बॉल को क्या किया? हिट किया, तो बॉल किस में आ गई? मोशन में आ गई। रेस्ट से मोशन में आई। रेस्ट से मोशन में कब आई? जब इसको बॉल को हिट किया। हिट मीन अप्लाई फोर्स। कौन सा फोर्स? अनबैलेंस फोर्स। जब इस पर अनबैलेंस फोर्स रखा तो रेस्ट वाली बॉल मोशन में आ गई। लेकिन ये बॉल किसमें है? मोशन में। मोशन में तो ये क्या है? नेट है। जैसी बॉल नेट पर स्ट्राइक हुई, टच हुई, टकराई, तो वो बॉल रुक गई। क्यों रुकी? क्योंकि नेट ने उसको रोक दिया, कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाया, उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से बॉल रुक गई। इसी को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है उसे हम देख लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट रिमेन एट द स्टेट ऑफ रेस्ट, एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा। रेस्ट में रहेगा में अगर रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, और इन मोशन यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। एक ऑब्जेक्ट अगर पहले से रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, अगर मोशन में तो मोशन में रहेगा। जब तक उस पर नो एक्सटर्नल बैलेंस फोर्स एक्ट ऑन इट, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल बैलेंस फोर्स नहीं लगेगा, तो उसे हम बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। क्या होते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज इनर्शिया। और इनर्शिया क्या है? दिस इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट की एक नेचुरल टेंडेंसी होती है, एक अपनी प्रवृत्ति होती है कि वो स्टेट ऑफ रेस्ट में रहना चाहती है या स्टेट ऑफ मोशन में रहना चाहती है। वो उसकी एक नेचुरल टेंडेंसी है। तो इसका मतलब उसी के लिए हम उसको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहते हैं, इनर्शिया। और इनर्शिया किस पर डिपेंड करता है? मास पर। इनर्शिया किस पर डिपेंड करता है? मास पर। इनर्शिया डिपेंड ऑन मास, डिपेंड ऑन मास। इसका मतलब अगर किसी मास और ये इनर्शिया, अगर मास ज्यादा है तो इनर्शिया ज्यादा होगा। मोर मास मोर इनर्शिया, लेस मास लेस इनर्शिया। अगर मास किसी ऑब्जेक्ट का ज्यादा है तो उसमें इनर्शिया ज्यादा लगेगा, अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास कम है तो उसमें इनर्शिया क्या होगा? कम होगा। हम ये कह सकते हैं कि इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? डायरेक्टली मास पे डिपेंड करता है। अब कैसे? ये आपके सामने एक्टिविटी है। ये देखो, दो जने हम क्या लगा रहे हैं, एक बॉल कितने किलोग्राम की है? 300 किलोग्राम की है। कितने किलोग्राम की है? 300 किलोग्राम की। और एक बॉल कितने किलोग्राम की है? 30 किलोग्राम की है। दोनों का मास अलग अलग है, एक का मास 300 किलोग्राम, एक का मास 30 किलोग्राम। अब 300 किलोग्राम को वाली बॉल को डिस्प्लेस करने के लिए, मोशन में लाने के लिए कुछ फोर्स लगाया। सम फोर्स एक्सर्टेड बाय अ पर्सन टू डिस्प्लेस 300 केजी ऑब्जेक्ट। 300 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए कुछ फोर्स लगाया, और एक आदमी इस 30 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए क्या लगा रहा है? फोर्स लगा रहा है। दोनों एक टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट पर क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। लेकिन इस 300 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लगेगा वो कंपैरेटिवली 30 किलोग्राम वाले ऑब्जेक्ट से ज्यादा लगेगा। मीन हमें 300 किलोग्राम वाले ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करने के लिए हमें फोर्स ज्यादा चाहिए। हमें फोर्स क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए। लेकिन 30 किलोग्राम वाले ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए हमें फोर्स कम चाहिए। इसका मास ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा चाहिए इसको डिस्प्लेस करने के लिए। क्यों? क्योंकि इसका इनर्शिया ज्यादा है, क्योंकि इसकी टेंडेंसी रेस्ट पे रहने की ज्यादा है और इसकी टेंडेंसी रेस्ट पे रहने की कम है। क्यों? क्योंकि इसका मास कम है। इसकी रेस्ट में रहने की टेंडेंसी क्या है? ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा मास तो फोर्स ज्यादा चाहिए इसको मोशन में लाने के लिए। क्यों? क्योंकि इसको ये इसका रेस्ट में रहने का ज्यादा देर तक मन करेगा, तो इसको मोशन में लाने के लिए ज्यादा ताकत चाहिए इसको हटाने के लिए। तो इसके अलावा मोर मास नीड मोर फोर्स, ज्यादा फोर्स चाहिए इसको मोशन में लाने के लिए, इसीलिए इसका इनर्शिया भी ज्यादा है। ये ऑब्जेक्ट 30 किलोग्राम का है, इसको मोशन में लाने के लिए कम फोर्स चाहिए, तो इसका इनर्शिया क्या होगा? कम होगा। ऑब्जेक्ट विद ग्रेटर मास हैव मोर इनर्शिया, जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा। क्यों? क्योंकि इसको ज्यादा फोर्स चाहिए किस में लाने के लिए? मोशन में लाने के लिए। इसलिए मोर इनर्शिया मोर मास, लेस इनर्शिया लेस मास। इसका मतलब इनर्शिया इज डायरेक्टली डिपेंड अपॉन मास। अब ये आपने इनर्शिया पढ़ा। इनर्शिया क्या है? नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन रेस्ट और इन मोशन। अब कैसे? ये आपकी बुक में दे रखा है। ये ग्लास खाली ग्लास है, खाली ग्लास के ऊपर कार्डबोर्ड रखा है और उस कार्डबोर्ड में क्या है? 5 रुपए का सिक्का है।
अब आप इसे एक्टिविटी को घर में कर सकते हो। इस कार्डबोर्ड पे हमने क्या करा, हल्का सा स्ट्राइक किया, फोर्स लगाया, एक्सर्ट किया सम फोर्स। जैसे ही इसमें फोर्स लगाया तो कार्डबोर्ड तो मोशन में आ गया, लेकिन जो कॉइन्स हैं, जो कॉइन है वो रेस्ट पर है, वो रेस्ट पर रहना चाहती है, वो मोशन में नहीं आना चाहती। इट वांट टू रिमेन इट रेस्ट, क्योंकि लॉ ऑफ इनर्शिया ये कहता है ये रेस्ट पर रहना चाहती है, तो ये आगे नहीं जाएगी, ये क्या जाएगी, सीधी नीचे गिरेगी। जैसे ही कार्डबोर्ड आगे जाएगा इट विल फॉल इनसाइड द ग्लास। अब जैसे एक एक्टिविटी किसमें, कैरम बोर्ड में, जैसे स्ट्राइकर से इस नीचे वाली बॉटम वाली कॉइन को क्या करा, स्ट्राइक किया। जैसे ही स्ट्राइक किया तो जिस बॉटम वाली कॉइन को स्ट्राइक करेंगे तो वो किस में आ जाएगी, वो अपनी जगह बदल देगी। लेकिन जो बाकी कॉइन है वो अपनी ही जगह पर रहेंगी, बिकॉज इनकी एक नेचुरल टेंडेंसी है कि वो रेस्ट पर ही रहना चाहते हैं। दे हैव देयर नेचुरल टेंडेंसी टू वांट टू रिमेन एट रेस्ट, वो रेस्ट पर ही रहना चाहते हैं। इसलिए जैसे ही कॉइन आगे जाएगी इट विल, वो ये दोनों सारी कॉइन उस कॉइन की जगह ले लेंगे। तो ये क्या कह रहा है, इनर्शिया मास मेजर इनर्शिया। इनर्शिया को कौन मेजर करता है, मास। इट मीन इनर्शिया डिपेंड ऑन मास। और आपको पता है मोर इनर्शिया मोर मास, लेस इनर्शिया लेस मास। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। अब लॉ ऑफ इनर्शिया है क्या, पढ़ते हैं जरा, देखो। इट इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, देखो वही बताया अभी आपको, नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट टू रेसिस्ट द चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। एक ऑब्जेक्ट की एक नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वो अपने स्टेट में रहने के लिए, कि वो रेस्ट में है या मोशन में है। अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहना चाहती है, रेस्ट में है तो रेस्ट पर रहना चाहती है। वो रेसिस्ट करती है, कोई भी उस पर फोर्स लगे, अगर वो रेस्ट पे है तो फोर्स को क्या करती है, रोकती है, ताकि वो मोशन में ना आए। लेकिन मोशन में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, मास पर। मोर इनर्शिया मोर मास और वाइस वर्सा। मींस वाइस वर्सा का मतलब क्या है, मास और ये इनर्शिया, मोर इनर्शिया मोर मास। वाइस वर्सा का मतलब है अगर मास कम है तो इनर्शिया भी कम है। तो इसका मतलब क्या है, एन ऑब्जेक्ट, यहां पर ये आपके सामने एक्टिविटी जो हमने करी थी, देखिए जरा। एन ऑब्जेक्ट विल नॉट चेंज इट्स मोशन, कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन, अपनी मोशन को चेंज नहीं करेगा, ना स्पीड बढ़ाएगा ना स्पीड घटाएगा, अनलेस एक्टेड बाय अनबैलेंस फोर्स, जब तक उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लगता है। इफ इट इज एट रेस्ट, अगर वो रेस्ट पर है तो इट स्टे एट रेस्ट, वो रेस्ट पर ही रहेगा। इफ इट इज इन मोशन, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा, उसकी वेलोसिटी वही की वही रहेगी, चेंज नहीं होगी। यही क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसी को क्या बना दिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो इसमें एक वर्ड आया बेटे, मास। मास क्या है, द अमाउंट ऑफ मटेरियल दैट कंटेन इन एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट में जितना मटेरियल है, जितना मैटर है, जितना सब्सटेंस है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मास। उसको क्या बोलते हैं, मास। जैसे बाजार से गए 1 किलो चीनी ले आओ, दैट इज मास, क्योंकि उसमें मटेरियल कितना है, 1 kg। दैट इज द अमाउंट ऑफ मटेरियल दैट इज इक्वल टू 1 kg, वो 1 kg के बराबर है। और इसकी यूनिट एसआई, यूनिट एसआई स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, दैट इज केजी। इसके अलावा यूनिट क्या होती है, ग्राम, मिलीग्राम भी होती है, ग्राम भी होती है, सेंटीग्राम भी होती है। बट स्टैंडर्ड विच इज सेम फॉर ऑल, विच इज सेम फॉर ऑल, सबके लिए जो सेम हो वो क्या है, किलोग्राम। अगर आपसे पूछा जाए कि एक क्रिकेट की बॉल है और एक रबड़ की बॉल है, विच हैज मोर इनर्शिया। एक क्रिकेट बॉल और एक रबड़ की बॉल, दोनों में किसका मास ज्यादा है, रबड़ बॉल। अगर आपसे पूछे एक कार और एक बस, अगर आपसे पूछे एक साइकिल और एक कार, पहले वाले में क्रिकेट बॉल और रबड़ बॉल में किसका इनर्शिया ज्यादा होगा, जिसका मास ज्यादा होगा। किसका, क्रिकेट बॉल का इनर्शिया ज्यादा होगा क्योंकि इसका मास ज्यादा है। कार और बस में किसमें इनर्शिया ज्यादा होगा, बस में ज्यादा इनर्शिया होगा। बस हैज मोर इनर्शिया एज कंपेयर टू कार, बिकॉज बस हैज मोर मास। साइकिल और कार में विच हैज मोर इनर्शिया, कार हैज मोर इनर्शिया। क्यों, क्योंकि उसका मास ज्यादा है। ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। अब इनर्शिया हमारे कितने टाइप के हैं, 3 टाइप के। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है, अगर बस किस पर है, रेस्ट पर है, बस इज एट रेस्ट, और इसके अंदर क्या है, पैसेंजर बैठे हुए हैं। बस रेस्ट पर है और इसके अंदर पैसेंजर है, वो भी रेस्ट पर है, बोथ आर रेस्ट। जैसे ही बस क्या हुई, स्टार्ट हुई, तो मोशन में आई। लेकिन जो पैसेंजर विच आर इनसाइड द बस, उनका जो बॉटम एंड है दैट टच टू द बस, तो बॉटम एंड तो मोशन में आ जाएगा, लेकिन उनका अपर एंड वांट टू रिमेन एट रेस्ट। अपर एंड रिमेन एट रेस्ट, जैसे ही इसका मतलब बस आगे जाएगी तो बॉटम मींस वेस्ट से, जो कमर से जो नीचे वाला हिस्सा है, दैट विल बी इन मोशन। लेकिन अपर पार्ट, वेस्ट कमर से ऊपर वाला पार्ट, वो वांट टू रिमेन एट रेस्ट, क्योंकि उसकी नेचुरल टेंडेंसी है किसी ऑब्जेक्ट की कि वो रेस्ट में रहना चाहती है।
अपर पार्ट वांट टू रिमेन एट रेस्ट, तो इसका मतलब जैसे ही बस आगे जाएगी ऊपर वाला हिस्सा हमारा रेस्ट पर रहना चाहता है, जिसकी वजह से पैसेंजर क्या होते हैं, पीछे की तरफ गिरते हैं, पीछे की तरफ उनको झटका लगता है। क्यों? क्योंकि उनका ऊपर वाला पोर्शन रेस्ट पर रहना चाहता है, जो उसकी नेचुरल टेंडेंसी है। और ये किसकी वजह से? लॉ ऑफ एनर्सिया ऑफ रेस्ट। दिस इज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ एनर्सिया ऑफ रेस्ट। अब करेंगे एनर्सिया ऑफ मोशन। बस किस में चल, बस मोशन में, बस इज इन मोशन। ये वाला देखिए, बस आगे की तरफ मूव कर रही है, बस इज इन मोशन, लेकिन उसके अंदर कौन है? पैसेंजर। पैसेंजर भी क्या होंगे? ऑटोमेटिकली वी विल थिंक दोनों में सेम है, तो दे आर इन मोशन। लेकिन जैसे ही ड्राइवर ने ब्रेक लगाई तो बस किस पर आ गई? रेस्ट पर आ गई। बस इज एट रेस्ट, लेकिन जो पैसेंजर है इनसाइड द बस, उनका जो बॉटम पार्ट है वो बस को टच कर रहा है। बॉटम पार्ट वो किस पर है? वो रेस्ट पर आ गया। जैसे ही ब्रेक लगा बॉटम पार्ट रेस्ट पर आ गया, लेकिन अपर पार्ट, कमर से ऊपर वाला हिस्सा, वांट टू रिमेन इन मोशन, मोशन में रहना चाहता है। तो जिसकी वजह से क्या, जैसी ब्रेक लगी मोशन में रहना चाहता है, तो गाड़ी आगे की तरफ जा रही थी, तो जैसी ब्रेक लगी तो वो पैसेंजर किधर की तरफ गिरेंगे? आगे की तरफ गिरेंगे। तो इसलिए ड्राइवर को क्या किया जाता है कि हमें सीट बेल्ट पहननी चाहिए। अगर गाड़ी तेजी से स्पीड से आ रही है, ब्रेक लगेगी, तो इसका मतलब जो पैसेंजर का जो ऊपर वाला पार्ट है वो आगे की तरफ गिरेगा, जिसकी वजह से सीट बेल्ट पहनी जाती है ताकि अपने आप को सेव कर सकें। ये क्या है? इनर्शिया ऑफ मोशन। अब हमारा है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब इसमें हम तीनों आपको बता देंगे कि इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। पहले डायरेक्शन देखिए। अगर मान लो ये रोड है, इस रोड पर क्या है, आप कार चला रहे हो या कार में बैठे हो, तो ये स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रही है, स्ट्रेट मूवमेंट, एक कांस्टेंट स्पीड है। जैसे ही क्या नाम है, टर्न आगे एक अचानक मोड़ आ गया, जैसे ही मोड़ आया तो इसका मतलब हमारी जो डायरेक्शन है, मींस जो ऑब्जेक्ट है या पर्सन है, जो पैसेंजर है, वांट टू रिमेन इन स्ट्रेट, वो किस डायरेक्शन में रहना चाहता है? स्ट्रेट डायरेक्शन में रहना चाहता है। लेकिन गाड़ी अचानक क्या होगी? टर्न होगी। जैसे गाड़ी टर्न हुई तो क्या हो गया? गाड़ी ने की डायरेक्शन तो चेंज होगी, लेकिन बॉडी का अपर पार्ट वो क्या रहना चाहता है? वो रहना चाहता है स्ट्रेट डायरेक्शन में। स्ट्रेट डायरेक्शन में रहने की वजह से जो पैसेंजर है वो क्या किधर की तरफ गिरता है? बाहर की तरफ गिरता है, खिड़की से बाहर की तरफ गिरता है। इसलिए दरवाजा क्या होता है? बंद करके रखते हैं। अगर दरवाजा खुला हो तो पैसेंजर कैन फॉल एट आउटसाइड। इसलिए कहते हैं कि गेट पर कभी चलती बस में, चलती गाड़ी में गेट पर नहीं बैठना, नहीं खड़े होना चाहिए। गेट खुले रहने पर हमें गेट में कभी अगर डायरेक्शन चेंज होती है तो वी विल मूव, वी विल फॉल डाउनवर्ड, बाहर की तरफ गिरने के चांस ज्यादा रहते हैं। तो ये हमारा क्या होगा? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब मैं इस पॉइंट पर आपको तीनों चीजें बताता हूँ। मान लो ये रोड है, पहला पॉइंट, इसका मतलब ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, बस रेस्ट पर है और इसके अंदर पैसेंजर क्या है? रेस्ट पर है। जैसे ही बस किसमें आई? मोशन में आई, तो इसका मतलब पर्सन या पैसेंजर इनसाइड द बस वो भी क्या रहना चाहते हैं? रेस्ट पर रहना चाहते हैं। बस आगे जाने की वजह से अपर पार्ट वांट टू रिमेन एट रेस्ट, जिसकी वजह से क्या होता है? पीछे की तरफ गिरते हैं। अब एक गाड़ी चल रही है, अचानक क्या हो गया? ब्रेक लग गया। ब्रेक लगते ही क्या हो गया? तो इसका मतलब गाड़ी किसमें है? मोशन में। तो पैसेंजर अंदर क्या है? वो भी मोशन में। पैसेंजर का बॉटम पार्ट बस को टच कर रहा है, वो भी मोशन में। लेकिन जैसे ही ब्रेक लगी तो बॉटम पार्ट किस पर आ गया? रेस्ट पर आ गया। लेकिन अपर पार्ट, बॉडी का अपर पार्ट वो किस पर रहना चाहता है? मोशन में रहना चाहता है। तो बस रुकते ही अपर पार्ट किधर की तरफ गिरेगा? आगे की तरफ गिर जाएगा, फॉल फॉरवर्ड। अब इसी को हम क्या कहते हैं? अगर बस चल रही है तो ऑटोमेटिकली क्या है? हमारी जो डायरेक्शन है, हम किस में डायरेक्शन में रहना चाह रहे हैं? स्ट्रेट डायरेक्शन में रहना चाह रहे हैं। लेकिन अचानक क्या हो गया? एक क्या हो गया? मोड़ आ गया, टर्न आ गया। गाड़ी ने टर्न लिया, लेकिन हमारी जो बॉडी है वो क्या रहना चाहती है? स्ट्रेट रहना चाहती है, स्ट्रेट डायरेक्शन में, जिसकी वजह से हम पैसेंजर है, हमें क्या लगता है कि हम बाहर की तरफ गिरते हैं। ये क्या है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये हमने पढ़ा, देखिए जरा, 3 टाइप ऑफ इनर्शिया। एक, हाँ, फॉलिंग ऑफ लीव्स, पत्तियां कैसे गिरती हैं, इसका भी एक कारण है। जैसे एक ऑब्जेक्ट, अगर हमने पेड़ की टहनी को, ब्रांच को हिलाया, तो ब्रांच किसमें? ब्रांच और लीव्स दोनों रेस्ट पर हैं। जैसे हमने ब्रांच को हिलाया, ब्रांच किसमें आ गया? मोशन में आ गया। या ट्री किसमें आ गया? मोशन में आ गया। बट लीव्स जो है वांट टू रिमेन इट रेस्ट, वो रेस्ट पर रहना चाहती हैं। रेस्ट पर रहने की वजह से दे वांट टू रेसिस्ट, वो रेसिस्ट कर रही हैं रेस्ट पर रहने की, लेकिन फोर्स ज्यादा लग रहा है, जिससे क्या होती है? अलग हो जाती हैं। ड्यू टू द लॉ ऑफ एनर्शिया, एनर्शिया की वजह से पत्तियां नीचे की तरफ गिर जाती है। ये हमारे कुछ इसमें रूल हैं, ओ लॉज हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, कि एक ऑब्जेक्ट की एक टेंडेंसी होती है, नेचुरल टेंडेंसी, किस पर रहने की? रेस्ट पर रहने की। एग्जाम्पल आपके सामने, व्हेन ए कार और बस इज सडनली स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, अगर कोई बस और कार
स्टार्ट किससे होती है? रेस्ट से स्टार्ट होती है, रुकी हुई है और एकदम क्या हुई? स्टार्ट हुई। द पैसेंजर फॉल्स बैकवर्ड, पैसेंजर किधर की तरफ गिरते हैं? पीछे की तरफ। इट इज ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ द रेस्ट ऑफ द पैसेंजर, जो आपको बताया था बेटे, किसकी वजह से? ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ द रेस्ट ऑफ द पैसेंजर के रेस्ट होने की वजह से, इनर्शिया ऑफ रेस्ट होने की वजह से पैसेंजर पीछे की तरफ गिरते हैं। पैसेंजर टेंड्स टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, पैसेंजर क्या रहना चाहते हैं? रेस्ट में रहना चाहते हैं। वाइल द बस स्टार्ट टू मूव, और बस क्या है? आगे की तरफ मूव करना चाहती है, बट पैसेंजर वांट टू रिमेन एट रेस्ट, जिसकी वजह से वो पीछे को गिरते हैं। दूसरा एग्जांपल है आपके सामने, फॉलिंग ऑफ लीव्स फ्रॉम द ट्री आफ्टर वेगोरसली सेकन, पेड़ से फल गिरते हैं जब उसको हम तेजी से, या लीव्स पत्तियां तेजी से गिरती हैं, कब? जब उसको हम तेजी से हिलाते हैं। लीव्स एंड ब्रांच आर एट रेस्ट, दोनों किस पर हैं? लीव्स भी और ब्रांच दोनों किस पर हैं? रेस्ट पर हैं। When we shake the branch of tree, जब हम ट्री के, पेड़ की शाखा को हम क्या करते हैं? हिलाते हैं, तो वो किस में आती है? मोशन में आती है। और लेकिन पत्तियां जो है वो रेस्ट पर रहना चाहती है, पत्तियां रेस्ट में रहना चाहती है और टहनी हमारी हिलती है, और इस इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से पत्तियां जो है नीचे गिरती हैं, क्योंकि पत्तियां क्या आती है? रेस्ट पर रहना चाहती थी, इसीलिए इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से वो नीचे गिरती हैं। नेक्स्ट है हमारा इनर्शिया ऑफ मोशन, द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेसिस्ट अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। मीन किसी ऑब्जेक्ट की, किसी बॉडी की वो टेंडेंसी जो रेसिस्ट करती है, किसमें? अपने मोशन में जो आ रही है उसको रेसिस्ट करने की कोशिश करती है, मींस मोशन में ही रहना चाहती है। व्हेन ए मूविंग बस इज सडनली स्टॉप, बस चल रही है, पैसेंजर भी क्या है? मोशन में। तो जब अचानक रुक गई तो बस तो रुक गई, लेकिन पैसेंजर आगे की तरफ गिरते हैं ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ द मोशन ऑफ पैसेंजर। क्यों? क्योंकि पैसेंजर जो है वो मोशन में ही रहना चाहते हैं, इसलिए वो आगे की तरफ गिरते हैं। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट और बॉडी, बॉडी की वो नेचुरल टेंडेंसी टू रेसिस्ट एनी चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। मींस ऑब्जेक्ट या बॉडी की वो टेंडेंसी जो रेसिस्ट करती है, रोकती है, कि अगर डायरेक्शन अगर अचानक से चेंज हो जाए तो उसको चेंज होने से क्या करती है? रोकती है। इसीलिए देखा होगा आपने, जैसे ही मोड़ आता है तो हम क्या करते हैं? बाहर की तरफ गिरने की, क्योंकि हमारी बॉडी, एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्या करना चाहता है? स्ट्रेट में रहना चाहता है, स्ट्रेट डायरेक्शन में, इसलिए वो क्या करता है? रेसिस्ट करती है बॉडी उसको। अ मूविंग कार टेक शार्प टर्न, पैसेंजर टेंड्स टू फॉल आउटवर्ड, जो पैसेंजर वो बाहर की तरफ गिरते हैं, कब? जब एक कार क्या लेती है? शार्प टर्न लेती है, बिकॉज द पैसेंजर टेंड्स टू मूव इन ए स्ट्रेट, पैसेंजर किस पे रहना चाहते हैं? स्ट्रेट डायरेक्शन में, ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अगला हमने पढ़ेंगे बेटे मोमेंटम। मोमेंटम क्या है? मींस अगर कोई ऑब्जेक्ट जिसका मास m है, अगर वो किसमें? मोशन में, मींस व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m हैविंग सम वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम, मींस पावर ऑफ मोशन, या हम कह सकते हैं अ मूविंग ऑब्जेक्ट हैज मोमेंटम। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो मोशन में है तो इसका मतलब उसके अंदर क्या है? मोमेंटम है, कुछ ना कुछ वो मोमेंटम है, जिसे हम क्या बोलते हैं? पावर ऑफ मोशन, मोशन की एक शक्ति। मींस ऑब्जेक्ट जब मोशन में है तो उसके पास एनर्जी है, उसके पास पावर है, पावर ऑफ मोशन। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मोमेंटम्स को पी से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंबल ऑफ मोमेंटम इज पी, और जो क्या है बेटे? नोन एज पावर ऑफ मोशन, और जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मींस मोशन और मास, अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन है और उसका कुछ ना कुछ तो मास हो गई, एनी ऑब्जेक्ट विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस मीन मैटर, ऑब्जेक्ट है तो उसका मास होगा, और उसके अंदर अगर वेलोसिटी है तो इट मीन इट हैज मोमेंटम। मोमेंटम दोबारा देखिए, पावर ऑफ मोशन, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं पी से, और मोमेंटम का फॉर्मूला होता है m मल्टीप्लाई v, मीन प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, और ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी है? वेक्टर क्वांटिटी। अब ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इसमें क्या है? मैग्नीट्यूड भी है और क्या है? डायरेक्शन भी है, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट क्या होगी? पी एम वी, मास की यूनिट किलोग्राम, और वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर ms-1। और एक दूसरी यूनिट है न्यूटन सेकंड। अब न्यूटन सेकंड कैसा है? क्योंकि हमारे पास जो मोमेंटम होता है वो क्या होगा? इसका मतलब फोर्स इनटू टाइम, F इनटू टी। मोमेंटम का एक फॉर्मूला होता है F इनटू टी, दिस इज आल्सो मोमेंटम। ये भी क्या कहलाता है? मोमेंटम। मोमेंटम इज, दूसरा फॉर्मूला क्या है मोमेंटम का? F इनटू टी। इसका मतलब मोमेंटम इज F इनटू टी, दिस
दिस इज मोमेंटम, और फोर्स की यूनिट होते हैं न्यूटन और टाइम की यूनिट होता है सेकेंड। तो इसका मतलब मोमेंटम की दो यूनिट होंगे, एक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर एम एस माइनस वन, और दूसरी क्या है फोर्स की यूनिट न्यूटन, टाइम की यूनिट सेकेंड, तो न्यूटन सेकेंड। न्यूटन सेकेंड इज आल्सो द यूनिट ऑफ मोमेंटम। अब इसका फॉर्मूला आपने बताया P इज इक्वल टू mv, और ये क्या है वेक्टर क्वांटिटी। अब यहां पर देखिए यूज टू प्रिडिक्ट द रिजल्टेंट डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट आफ्टर दे कोलाइड। मींस अगर दो ऑब्जेक्ट आपस में क्या होते हैं टकराते हैं, जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट A है और एक ऑब्जेक्ट B है, इसका मास m है और इसका मास mb है, इसकी वेलोसिटी होगी ua और इसकी वेलोसिटी क्या होगी ub। अगर ua ग्रेटर देन ub है तो टकराने के बाद दोनों अगर इस डायरेक्शन में मूव करें, टकराने के बाद भी क्या होगा v मास m, जो ऑब्जेक्ट a है मास ma, मींस जो ऑब्जेक्ट a है m और mb दोनों क्या होंगे मास ऑब्जेक्ट भी दोनों क्या होंगे इसी डायरेक्शन में मूव करेंगे, क्योंकि मोमेंटम a का ज्यादा होगा, a का मोमेंटम b के मोमेंटम से ज्यादा होगा। और टकराने के बाद ये क्या बता सकते हैं इनकी स्पीड और इनकी डायरेक्शन आराम से पता लग जाएगी। मींस दे विल मूव इन द सेम डायरेक्शन विद डिफरेंट स्पीड, उनकी स्पीड क्या हो जाएगी अलग हो जाएगी। यहां पर क्या होगा इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं va vb, टकराने के बाद उनकी वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी, कौन सी va एंड vb। आफ्टर collision their speed and their direction will indicate by their final velocity and direction, जिसका मोमेंटम ज्यादा होगा उसी डायरेक्शन में वो मूव करेंगे। मोमेंटम हमारे दो टाइप के, एक लीनियर मोमेंटम और एक एंगुलर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम स्ट्रेट पाथ में स्ट्रेट मोमेंटम, और अगर एक कर्व पाथ में या सर्कुलर पाथ में अगर मोशन में हो कोई ऑब्जेक्ट तो उसे हम बोलेंगे एंगुलर मोमेंटम। अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हैं। देखिए सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, ये हमने क्या लगाया फोर्स लगाया, हमने बताया फोर्स प्रोड्यूस मोशन। जैसे हमने इस मास इस ऑब्जेक्ट में, ये मास है किसी ऑब्जेक्ट का मास ये रहा, इस पे क्या लगाया फोर्स लगाया, फोर्स लगाया तो ये किस में आ गया मोशन में आ गया। तो इसकी स्पीड जितना जितना फोर्स लगाते जाएंगे इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। स्पीड बढ़ना मींस इंक्रीज इन स्पीड, चेंज इन स्पीड, इंक्रीज इन स्पीड। जब स्पीड बढ़ती है तो हम क्या बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। स्पीड का बढ़ना स्पीड का घटना एक्सेलरेशन होता है, लेकिन जब स्पीड बढ़ती है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, लेकिन जब स्पीड घटती है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन। और नेगेटिव एक्सेलरेशन आपने पढ़ रखा है क्या रिटार्डेशन। तो इसका मतलब अब इसने क्या कर दिया फोर्स को बढ़ा दिया, फोर्स बढ़ाया तो इसका मतलब उस इस मास के इस ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ गई, स्पीड बढ़ गई तो एक्सेलरेशन हो गया, और एक्सेलरेशन क्या होगा वो भी बढ़ गया। तो इसका मतलब जब हमने फोर्स लगाया तो एक्सेलरेशन भी बढ़ गया। तो हम ये कह सकते हैं अगर किसी एक ऑब्जेक्ट जिसका मास क्या है m, जिसका मास क्या है m, एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m है, अगर हमने उस पर फोर्स लगाया तो उसमें क्या होगा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो इसका मतलब F इज इक्वल टू ma। ये हमारा क्या है सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। अब इसे हम वेरीफाई करेंगे। सेकंड लॉ ऑफ मोशन मींस फोर्स प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। फोर्स क्या करता है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को बढ़ाता है। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किसी स्पीड ऑब्जेक्ट की स्पीड को घटाता है। मोर फोर्स मोर एक्सेलरेशन, क्यों क्योंकि स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब स्पीड बढ़ी कैसे देखिए ध्यान से, अगर कोई ऑब्जेक्ट जिसका मास m है, लेट मास ऑफ द ऑब्जेक्ट mb इज मास ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या है किसी ऑब्जेक्ट का मास क्या है m इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट जिसकी वेलोसिटी हैविंग u इज द इनिशियल वेलोसिटी, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है u, एंड v इज फाइनल वेलोसिटी, v क्या है फाइनल वेलोसिटी। इसका मतलब मास जिसकी वेलोसिटी है इनिशियल u, मास जिसकी फाइनल वेलोसिटी है v। और हमने अभी पढ़ा है क्या कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में तो मोमेंटम होगा। तो इसका मतलब अगर मास इंटू यू, अगर ये क्या है मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, ये हमारा क्या हो जाएगा इनिशियल मोमेंटम। तो हम इसे लिखेंगे P1, P1 हमारा क्या है इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम। और इसके बाद क्या है P2, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को क्या लगा रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए स्पीड बढ़ाने के लिए फोर्स लगा रहे हैं, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है चेंज हो रही है, इनिशियल से फाइनल वेलोसिटी क्या होगी v होगी।
तो P2 इज इक्वल टू m इंटू वी, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी, ये क्या कहलाएगा? फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम। अब इसका मतलब v से u तक, नहीं, u से v तक लाने में कुछ टाइम लगा, किसी ऑब्जेक्ट पर हमने फोर्स लगाया तो उसकी वेलोसिटी u से क्या होगी? v, u से v आने में कुछ टाइम लगा, टाइम टेकन टू चेंज द स्पीड फ्रॉम u टू v, u से v तक लाने में कुछ समय लगा, कितना समय लगा? t टाइम लगा। तो इसका मतलब टाइम टेकन टू चेंज द मोमेंटम, टाइम लगा, टाइम टेकन टू चेंज मोमेंटम, टू चेंज मोमेंटम, वो क्या हो गया हमारा? t हो गया। इसका मतलब मोमेंटम चेंज हुआ इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। अब ये मोमेंटम चेंज किसकी वजह से हुआ? जब हमने क्या लगाया? फोर्स लगाया। क्या लगाया? व्हेन वी अप्लाई फोर्स। इसका मतलब जो मोमेंटम गिवन टाइम में चेंज हुआ वो हमारा क्या हो गया? एक तरह से फोर्स के बराबर हो गया। तो इसका मतलब क्या बन गया हमारा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सेकंड लॉ क्या कराएं? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इट स्टेट दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? अप्लाइड टू अनबैलेंस फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स। मोमेंटम में जो चेंज होगा इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में वो फोर्स के बराबर ही होगा, प्रोपोर्शनल होगा। इट मीन मोर मोमेंटम मोर फोर्स, लेस मोमेंटम लेस फोर्स। तो हमारे पास एक पॉइंट आ गया, अगर ये फोर्स है और ये मोमेंटम है तो इसका मतलब मोर फोर्स मोर मोमेंटम, लेस फोर्स लेस मोमेंटम। क्यों? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब जैसे मान लो इसको हम ऐसे लिखते हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम टेकन। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन में टाइम टेकन, अपॉन में टाइम टेकन। अब इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, देखिए कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। ये हमारा चैप्टर है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इक्वेशन तो हम मोशन में वेरीफाई कर सके। देखिए अब इसमें हम लगाएंगे चेंज इन मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो हमारे पास क्या आएगा? F इज प्रोपोर्शनल टू फाइनल मोमेंटम मींस P2 माइनस P1 अपॉन में T। और हमने P2 क्या लिखा था? देखो ध्यान से, जो अभी देखा आपने mv था, और P1 क्या था हमारा? mu था। तो इसका मतलब F इज प्रोपोर्शनल टू mv माइनस mu अपॉन में टाइम टेकन T। तो F इज प्रोपोर्शनल टू m कॉमन आ गया, v माइनस u अपॉन में T। तो F प्रोपोर्शनल टू m, और ये क्या होता है? a के बराबर होता है, क्योंकि हमने पढ़ा है a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन में t। एक्सलेरेशन हमने मोशन में पढ़ा है कि a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन में t। तो a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन में t। प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो इसकी जगह क्या आएगा? k कांस्टेंट ma, k ma, और k की वैल्यू क्या लेते हैं हम? 1। इफ k इज इक्वल टू 1, k क्या होगा? 1 के बराबर। तो F इज इक्वल टू ma। तो इसका मतलब जो हमारा जो फोर्स है वो क्या करता है? एक्सलेरेशन प्रोड्यूस करता है। ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट और इसकी वेरिफिकेशन है। तो सेकंड लॉ क्या कहता है? F इज इक्वल टू ma, F प्रोड्यूस एक्सलेरेशन। अब यूनिट क्या होती है F की? अब इसे देखते जाओ ध्यान से। F इज इक्वल टू ma, इट मीन F की यूनिट होती है 1 न्यूटन। 1 न्यूटन इज इक्वल टू मास की यूनिट होती है 1 किलोग्राम इंटू में 1 एक्सलेरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। अगर आपसे पूछे न्यूटन को हम सिंपल फॉर्म में लिखते हैं कैपिटल N।
अगर आपसे पूछे कि डिफाइन 1 न्यूटन, तो 1 न्यूटन की डेफिनेशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास, देखिए 1 न्यूटन की डेफिनेशन, डिफाइन 1 न्यूटन, 1 न्यूटन when an object of mass, when an object of mass, when an object of mass 1 kg produce, इसकी जगह लिख देंगे produce an acceleration of 1 meter per second square, when an object of mass 1 kg produce an acceleration of 1 meter per second square is known as 1 Newton of force. 1 Newton of is known as 1 Newton of force. ये इसकी डेफिनेशन, डिफाइंड 1 न्यूटन, ये क्या है 1 न्यूटन की डेफिनेशन। कैसे, F इज इक्वल टू एम ए, एम इंटू ए, इसकी यूनिट न्यूटन 1 इज इक्वल टू 1 kg इंटू में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इज when a mass of one object, when a mass of an object 1 kg produce an acceleration of 1 meter per second square। एक फोर्स 1 न्यूटन तब होगा जब कोई ऑब्जेक्ट जिसका मास 1 किलोग्राम होगा और वो एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड उसमें प्रोड्यूस हो जाएगा, तो हम बोलेंगे फोर्स इज इक्वल टू 1 न्यूटन। ये हमारा सेकंड लॉ की वेरिफिकेशन है, और ये वेरिफिकेशन आपके सामने है, ये हमने वेरीफाई आपको करा दी, और यू कैन चेक एंड यू कैन हैव टू नोट इट डाउन। ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, F इज इक्वल टू एम ए, हम बता चुके हैं। 1 Newton of force is that when an object of mass produce an acceleration of 1 meter per second square, जो हमारी क्या है 1 न्यूटन फोर्स की डेफिनेशन है। अब जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो क्या है, मैथमेटिकली स्टेट द फ्रॉम द सेकंड लॉ। इसका मतलब सेकंड लॉ से हम फर्स्ट लॉ को प्रूफ कर सकते हैं। वी कैन प्रूव द फर्स्ट लॉ फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ मोशन। कैसे, हमें पता है F इज इक्वल टू एम ए, F इज इक्वल टू एम ए, और A क्या है, F इज इक्वल टू एम v माइनस यू अपॉन में t। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो F इंटू में t इज इक्वल टू एम v माइनस यू, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, F डॉट t इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू। लेकिन हमें पता है, अगर इसको आपने ऐसे लिखना है तो ऐसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एम ये एफ टी। अब फर्स्ट लॉ क्या कहता है, कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगा, अगर मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। इसका मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट पर फोर्स नहीं लग रहा, फोर्स नहीं लगाया, तो इसका मतलब फोर्स नहीं लगाया तो F इज इक्वल टू 0। अगर इफ फर्स्ट कंडीशन, इफ F इक्वल टू 0, तो जब फोर्स नहीं लगाया तो इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, दोनों सेम होनी चाहिए। मींस अगर F 0 है, नो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन इट, तो इसका मतलब 0, F की जगह 0, T की जगह T इज इक्वल टू एम V माइनस यू। तो मेरे पास क्या आएगा, 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू एम V माइनस यू। और हमें पता है दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो मास तो कभी 0 नहीं होगा, मास कभी 0 नहीं होगा, तो m नेवर इक्वल टू 0। तो बचा क्या, v माइनस यू इज इक्वल टू 0। चेंज इन वेलोसिटी 0 होगी, तो इसका मतलब v इक्वल टू यू होगा, v इक्वल टू यू होगा। इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी क्या होंगी, दोनों सेम होंगी। इसका मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है किसी एक वेलोसिटी से u से, तो उसकी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दोनों सेम होगी, वो चलता ही रहेगा, यूनिफॉर्मली मोशन रहेगा। लेकिन अगर बाई चांस इफ u इज इक्वल टू 0 है, u इज इक्वल टू 0 मीन्स रेस्ट पर, अगर ऑब्जेक्ट किस पर है, रेस्ट पर है। पहले क्या करें कि अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में किसी एक स्पीड से है तो u और उसकी फाइनल वेलोसिटी दोनों क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, यूनिफॉर्म मोशन में। लेकिन अगर गलती से क्या है, ऑब्जेक्ट किस पर है, रेस्ट पर है, तो u 0 होगा, और v किसके बराबर है, u के बराबर है। अगर u 0 है तो v भी 0 है, तो v इक्वल टू u इक्वल टू 0 मीन्स उसके अंदर कोई वेलोसिटी नहीं है, कोई भी स्पीड नहीं है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट किस पर है, रेस्ट पर है। अगर इसका मतलब यह है कि फोर्स नहीं लगाएंगे तो रेस्ट वाला ऑब्जेक्ट रेस्ट पर रहेगा और यूनिफॉर्मली मोशन वाला यूनिफॉर्मली मोशन पर रहेगा, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। और एक्सटर्नल फोर्स क्या है, 0 है, तो इट मीन एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो रेस्ट वाली रेस्ट पर रहेगी, मोशन वाला मोशन पर रहेगा। ये क्या है, वेरिफिकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ फ्रॉम द सेकेंड लॉ से। अब मोमेंटम का बड़ा फायदा है कि क्रिकेट में मैच में देखते होंगे, ये जो प्लेयर है ये क्या कर रहा है, बॉल को अगर आगे पकड़ रहा है तो इसका मतलब क्या कर रहा है, इसके हाथ में क्या हो सकती है, चोट लगने के चांस है, हार्ट हो सकता है। लेकिन ये क्या कर रहा है, बॉल को पकड़ने के बाद इसको क्या कर रहा है, पीछे की तरफ ले जा रहा है, मींस
टाइम बढ़ा रहा है बॉल पकड़ने के लिए, टाइम बढ़ने से क्या हो गया, डिस्टेंस बढ़ गया, जिससे मोमेंटम क्या हो गया, कम हो गया, इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या हो गया, कम हो गया, मोमेंटम कम तो इफेक्ट ऑफ फोर्स कम, क्योंकि आपने पढ़ा है फोर्स और मोमेंटम, मोर फोर्स मोर मोमेंटम, लेस फोर्स लेस मोमेंटम। अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लो एक आपका क्या कहते हैं ट्रक है, वो क्या है, एम्प्टी ट्रक है, एक एम्प्टी ट्रक है, वो मूव कर रहा है एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, जो भी उसकी वेलोसिटी है, और एक क्या है, लोडेड ट्रक, उसकी वेलोसिटी भी क्या है, दोनों की वेलोसिटी क्या सेम है, विच हैज मोर मोमेंटम, एम्प्टी ट्रक या लोडेड ट्रक, लोडेड ट्रक का मोमेंटम ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि उसका मास ज्यादा है, जबकि बोथ आर मूविंग द सेम वेलोसिटी, तो इंपैक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स का जो इंपैक्ट है वो लोडेड ट्रक ज्यादा प्रोड्यूस करेगा एज कंपेयर टू एम्प्टी ट्रक। अब मोमेंटम का फायदा क्या है, कैच पकड़ा देखो ध्यान से, और फील्डर इन द ग्राउंड ग्रेजुअली पुल हिज हैंड बैकवर्ड विद मूविंग बॉल, जैसे जैसे बॉल उसकी तरफ आई उसने क्या करा, हाथ को पीछे की तरफ कर दिया, मूविंग बॉल हाथ को क्या कर दिया, पीछे की तरफ कर दिया, ड्यू टू दिस द फील्डर इंक्रीज द टाइम ड्यूरिंग विच हाई वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉल डिक्रीज टू जीरो, यहां से उसने क्या कर दिया, हाथ पीछे करने से क्या कर दिया, उसने टाइम को बढ़ा दिया, टाइम को बढ़ाने से क्या हो गया, उसकी जो वेलोसिटी बड़ी तेजी से आ रही थी उसने उस बॉल की स्पीड को कम कर दिया, और का लगभग कितना कर दिया, जीरो कर दिया, जिसकी वजह से उसकी एक्सलेशन क्या हो गया, कम हो गया, एक्सलेशन कम होने से उसके हाथ में जो फास्ट मूविंग बॉल आ रही थी उसका फोर्स का इंपैक्ट कम हो गया। लेकिन दूसरे केस में अगर वो बॉल पीछे की तरफ नहीं ले जाता, इफ द बॉल इज सडनली स्टॉप, अगर वो अचानक रोक देता बॉल को, जिस स्पीड से बॉल आ रही है अगर वो उसी स्पीड से बॉल को रोक देता तो उसकी स्पीड इमीडिएटली जीरो हो जाती। ये देखिए ध्यान से, अगर वो बॉल बड़ी तेजी से आ रही है, अगर वो बिना पीछे हाथ किए वो बॉल को क्या करता है, एकदम रोक लेता है, जो बॉल बड़ी तेजी से आ रही थी विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इसमें टाइम बढ़ाया उसने, स्पीड को कम करने के लिए टाइम बढ़ाया, यहां उसने स्पीड को टाइम कम करने के लिए टाइम नहीं बढ़ाया, जो बॉल बड़ी तेजी से आ रही थी वो अचानक उसकी स्पीड क्या होगी, जीरो होगी, फाइनल वेलोसिटी इमीडिएटली क्या होगी, जीरो इन ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जब एक बॉल बड़ी तेजी से आ रही है बड़े कम समय में, उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी, अचानक कम होगी बड़े कम समय में, इसने तो टाइम बढ़ाया, ही इंक्रीज द टाइम टू रिड्यूस द स्पीड, इसने क्या करा, जो बड़ी तेजी से बॉल आ रही थी उसको इमीडिएटली पकड़ लिया, तो उसकी जो हाई स्पीड वेलोसिटी थी उसको बहुत कम टाइम में उसकी वेलोसिटी क्या कर दी, जीरो कर दी, जिसकी वजह से क्या वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो कर दी, जिसकी वजह से द रेट ऑफ द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉल इज वेरी लार्ज, जिसकी वजह से क्या हुआ, मोमेंटम क्या हो गया, बॉल का बहुत ज्यादा हो गया, क्यों, बड़े कम टाइम में, बहुत कम टाइम में, जैसे एफ इज इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन में टी, टाइम क्या है, कम, जब टाइम कम हो गया तो मोमेंट, तो आपका फोर्स का इंपैक्ट क्या हो गया, ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगा, तो हैव अप्लाइड देयरफॉर the large force would have applied to holding the catch, it may hurt the palm of the ball, इसका मतलब कम टाइम में उसकी बड़ी तेजी से बॉल जो स्पीड से आ रही थी, बहुत स्पीड से बॉल आ रही थी, उसने वेरी शॉर्ट पीरियड में उस बॉल को, उसकी बॉल की स्पीड को जीरो कर दिया, जिसकी वजह से मोमेंटम बढ़ा, मोमेंटम बढ़ने से फोर्स बढ़ गया, और फोर्स बढ़ने से क्या हो गया, उसके हाथ में क्या लगे, चोट लगने के चांस, ज्यादा हर्ट होने के चांस है। अब हम कर रहे हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन, दिस इज द लास्ट लॉ ऑफ द इक्वेशन ऑफ द लॉज ऑफ मोशन। थर्ड लॉ क्या है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, हर एक्शन जो है उसके अगेंस्ट में क्या होता है, एक अपोजिट रिएक्शन लगता है। अब वो कैसा लॉ है, अगर मान लो किसी दो बच्चों में लड़ाई हो रही है, अगर एक बच्चे ने क्या मारा, थप्पड़ मारा इस डायरेक्शन में, एक बच्चा इधर खड़ा है, एक बच्चा इधर खड़ा है, इसने थप्पड़ मारा इसको, तो उसने ये एक्शन हो गया, जिसने पहले मारा वो एक्शन, अब इसको भी गुस्सा आया तो इसने क्या कर दिया, एक थप्पड़ इसको मार दिया, तो क्या हो गया, रिएक्शन, तो दोनों ने थप्पड़ मारा, इसने मारा इस डायरेक्शन में, इसने मारा इस डायरेक्शन में, दोनों का फोर्स क्या है, इक्वल है, दोनों ने एक एक थप्पड़ मार दिया, लेकिन डायरेक्शन क्या थी, अपोजिट थी, इसे हम बोलेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, हर एक्शन का एक उल्टा रिएक्शन होता है और वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, उसे हम बोलते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक्शन और रिएक्शन दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट पर काम करते हैं, कैसे, ये ए बॉयज है, ये बी बॉयज है, ए ने एक्शन किसके ऊपर दिखाया है, बी ने, और बी ने रिएक्शन किसके ऊपर दिखाया है, ए के ऊपर, इसका मतलब दोनों अलग अलग डिफरेंट ऑब्जेक्ट पर कर रहे हैं, एंड दे एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, और अपोजिट डायरेक्शन में दोनों की अपोजिट, एक इधर को मारा थप्पड़, एक की डायरेक्शन है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ये एक एग्जांपल तो आपकी बुक में दे रखा है, ये फिगर बना रखे, एक और देखते हैं बुक वाला। अगर मान लो टेबल के ऊपर क्या रखी है, बुक रखी है, देखो ये टेबल है, सबके घर में टेबल है, हाँ जी है, तो देखो ये टेबल है,
इस टेबल के ऊपर क्या रख दिया, बुक रख दी। लो जी बुक, बुक का कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं, शाबाश। देखो बुक का कलर क्या कर दिया, ये बुक है। अब देखो बुक इसके ऊपर रखिए, इसका मतलब बुक तो रेस्ट पर है, हम तो कहेंगे बुक तो हिल ही नहीं रही और टेबल भी नहीं हिल रही। क्यों? क्योंकि बुक फोर्स लगा रही है किधर की तरफ, बुक लगा रही है नीचे की तरफ फोर्स। अब इसको रोकने के लिए टेबल क्या लगा रही है, ऊपर की तरफ फोर्स। इसका मतलब बुक ने फोर्स लगाया टेबल के ऊपर और टेबल ने फोर्स लगाया बुक के ऊपर। इसका मतलब बुक ने नीचे की तरफ फोर्स लगाया एक्शन, और उसके जवाब में टेबल ने ऊपर की तरफ फोर्स लगाया रिएक्शन। दिस इज एक्शन, और फोर्स एक्सर्टेड बाय टेबल ऑन बुक, इट इज रिएक्शन। दोनों क्या है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, बट डायरेक्शन क्या है, दोनों की अपोजिट है। और दोनों जो फोर्स हैं, एक्शन और रिएक्शन, दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट पर का है। इसका मतलब बुक लगा रही है फोर्स टेबल पर और टेबल लगा रही है बुक के ऊपर। अब ये देखो ये स्प्रिंग बैलेंस है, बड़ा अच्छा एग्जांपल देखिए। ये स्प्रिंग बैलेंस को हमने दीवार पर टांग दिया, ओ सॉरी, एक हैंग वॉल पर हमने क्या लगा दिया, एक ये लगा दिया, हुक लगा दिया, ठीक है ना। जरा फिगर देखिए, कलर नहीं आ रहा, जरा देखिए, ये लगा दिया हुक। इस पे क्या लगा दिया, एक स्प्रिंग बैलेंस भी लगा दिया, एक स्प्रिंग बैलेंस ये लगा दिया। पहली बात, स्प्रिंग बैलेंस जो है हमें किस नापने के काम आता है बेटे, वेट नापने के काम आता है। अब ये क्या करा, ये स्प्रिंग बैलेंस, ये जो रेड कलर है यहां तक था, देखो पूरा यहां तक था। इसका मतलब हमने ए को खींचा, फोर्स लगाया इधर की तरफ, तो ए ने फोर्स लगाया बी के ऊपर। इसका मतलब ए अप्लाइड फोर्स ऑन बी, ये क्या हो गया, एक्शन। ए ने फोर्स लगाया बी के ऊपर, तो इसका मतलब बी ने अपने जो पोजीशन है, जो स्प्रिंग की पोजीशन है वो चेंज होगी, यहां से लेके यहां पर आ गया। उतना ही फोर्स बी ने किसके ऊपर लगाया है, ए के ऊपर। तो इसका मतलब बी किसको खींच रहा है, ए को इधर की तरफ खींच रहा है। ए जो है बी को इधर की तरफ खींच रहा है और बी ए को इधर की तरफ खींच रहा है। मींस एक्शन ए का बी के ऊपर और बी का ए के ऊपर, दोनों क्या है, देखो ए ने फोर्स लगाया है बी के ऊपर। जब ए ने फोर्स बी के ऊपर लगाया तो बी जो है बेटे, बी का स्प्रिंग इधर की तरफ आ गया, और बी ने किधर की तरफ लगाया फोर्स, ए के ऊपर लगाया। बी ने फोर्स लगाया ए के ऊपर, तो ए का जो स्प्रिंग है वो किधर आएगा, इधर आएगा। इसने केवल सिंपल क्या है, होल्ड है। तो इसका मतलब दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो द फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग ए ऑन स्प्रिंग बी इज इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन ए। ए ने जितना फोर्स बी के ऊपर लगाया उतना फोर्स बी ने ए के ऊपर लगाया। जो फोर्स ए ने बी के ऊपर लगाया वो एक्शन, और जो इसके जवाब में बी ने जो ए के ऊपर लगाया उसे रिएक्शन। अब थर्ड लॉ ऑफ मोशन की कुछ क्या है, एप्लीकेशन है, बड़ी अच्छी एप्लीकेशन है जो आपके पेपर में आती है। पहला, ये क्या है बेटे, गन, बंदूक है ना। अब AK-47 नहीं बेटे, बंदूक है, देखिए ध्यान से। ये बंदूक में के अंदर क्या है, गोली है। हाँ जी गोली है। बंदूक का साइज गोली के साइज से क्या है, बड़ा है। इसका मतलब बंदूक का मास कैपिटल एम ले लिया, और जो इसके अंदर गोली है उसका मास क्या ले लिया बेटे, स्मॉल एम। जैसे हमने ट्रिगर दबाया, अभी देखिए बंदूक और गोली दोनों किस पर है, रेस्ट पर है। तो इनिशियल वेलोसिटी बंदूक की, इनिशियल वेलोसिटी गोली की, दोनों की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। लेकिन जैसे हमने ट्रिगर दबाया, बंदूक चलाई, तो इसमें से गोली निकली। गोली किधर को निकली, आगे को निकली। मोमेंटम बड़ी तेजी से निकली। इसका मतलब उसने कुछ क्या लगाया, जैसी गोली निकली किसकी तरफ, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो गोली बड़ी तेजी से निकली विद ए हाई फोर्स, उसकी स्पीड ज्यादा थी। तो उतना ही फोर्स किसने, इस गोली ने जब आगे निकली, उतना ही फोर्स पीछे की तरफ लगाया। किसकी तरफ लगाया, बंदूक की तरफ। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस बुलेट ऑन गन। बुलेट का फोर्स गन के ऊपर उतना ही लगा जितना फोर्स इस गोली के ऊपर लगा। देयर इज इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्सर्टेड बाय बुलेट ऑन गन इन अपोजिट डायरेक्शन। और गन किधर की तरफ आई, पीछे की तरफ आई। इसे हम बोलते हैं रिकॉइल ऑफ गन। मींस गन का मोशन में आना। जब बंदूक चलाई, बंदूक चलाने के बाद गन का मोशन में आना, उसे हम बोलते हैं रिकॉइल ऑफ गन। और गन हमेशा किधर की तरफ आते हैं, पीछे की तरफ। इसलिए जब बंदूक चलाते हैं तो हमारे जो शोल्डर है वो क्या होने चाहिए, मजबूत होने चाहिए। और इसलिए हम क्या लगाते हैं बेटे, इस रिकॉइल ऑफ गन को रिड्यूस करने के लिए हम एक सपोर्टर लगाते हैं। और मोमेंटम दोनों क्या होने चाहिए, बिफोर फायरिंग और आफ्टर फायरिंग वो क्या होना चाहिए, सेम। तो इसमें क्या करें, व्हेन गन इज फायर्ड, जब बंदूक चलाई तो इट एक्सर्ट द फॉरवर्ड फोर्स ऑन द बुलेट। बुलेट के ऊपर क्या लगाया, फोर्स लगाया। और बुलेट ने क्या करा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द गन। बुलेट ने भी गन के ऊपर एक फोर्स लगाया, किस डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में, जिसे हम क्या बोलेंगे, रिकॉइल ऑफ गन। अब ये अगला एग्जांपल देखिए। ये नाव है, बोट है, बोट के ऊपर कौन है, सेलर है ना। ये क्या आना चाहता है, किनारे पे आना चाहता है। इस सेलर ने अपने पैर से नाव के ऊपर क्या लगाया, फोर्स लगाया। जैसे ही इसने फोर्स लगाया तो ये नाव किस में आ गई बेटे, पीछे की तरफ नाव इसने धकेली। तो जब नाव
पीछे की तरफ गई तो नाव ने भी क्या लगाया, फोर्स लगाया, किसके ऊपर, इस पर्सन के ऊपर। इस पर्सन ने नाव के ऊपर फोर्स लगाया, उतना ही फोर्स इस नाव ने इस पर्सन के ऊपर लगाया, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसका मतलब जैसे ही इसने अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो ये आदमी कहां गया, आगे की तरफ किनारे पर आया। तो उसमें क्या करा, अ मैन जंप फ्रॉम द बोट। जब एक आदमी बोट से जंप करता है तो ही अप्लाइड फोर्स ऑन द बोट, बोट के ऊपर क्या लगाया, उसने फोर्स लगाया। ड्यू टू विच बोट मूव बैकवर्ड, बोट किधर की गई, पीछे की तरफ गई। एन इक्वल फोर्स एक्सर्टेड बाय बोट ऑन मैन। इसका मतलब जितना फोर्स इसने बोट पर लगाया उतना फोर्स बोट ने इस आदमी के ऊपर लगाया, जिसकी वजह से यह आदमी कहा आया, बाहर की तरफ आया। अब क्या करेंगे अगला हम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट ये है जिसका मास एम है और इसका इनिशियल वेलोसिटी यू है। दूसरा ऑब्जेक्ट एम बी और इसकी वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी यू बी है। हम ये मान के चल रहे हैं यू ए इज ग्रेटर देन यू बी। अब दोनों ऑब्जेक्ट आपस में क्या कोलाइड हुए, टकराए, लो जी बड़ी जोर से टकरा गए, टकराए। तो इसका मतलब ए ने, ये ऑब्जेक्ट ए है और ये ऑब्जेक्ट बी है, तो ए ने फोर्स किसके ऊपर लगाया है, बी पे। देखो ए ने फोर्स लगाया है बी के ऊपर, तो फोर्स ए बी। इसका मतलब फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी, उतना ही फोर्स बी ने किसके ऊपर लगाया है, ए के ऊपर। बी ने ए के ऊपर लगाया, तो ये क्या हो गया, एफ फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन ए। अगर आप देखोगे जितना फोर्स ए ने बी के ऊपर लगाया उतना ही फोर्स बी ने ए के ऊपर लगाया। दोनों फोर्स क्या है, इक्वल है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। तो हम ये कह सकते हैं एफ ए बी इक्वल टू माइनस एफ बी ए। अब ये टकरा गए, टकराने के बाद क्या है, ये बिफोर कॉलिजन है, ये क्या है, बिफोर कॉलिजन, टकराने से पहले, बिफोर कॉलिजन। अब टकराने के बाद ये मास एम ए और ये मास एम बी टकराए, तो टकराने के बाद इनकी वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी। ये ऐसे मोशन में थे, टकराने के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी वी ए, इसकी फाइनल वेलोसिटी वी बी। टकराने के बाद इनकी वेलोसिटी चेंज होगी आफ्टर कॉलिजन। तो इसका मतलब पहले भी ये मोशन में था, पहले भी ये मोशन में था, तो इनका मोमेंटम टकराने से पहले कितना था, टकराने के बाद इनके मास सेम है, वेलोसिटी इनकी क्या होगी, चेंज होगी। तो टकराने के बाद इनका मोमेंटम क्या चेंज हुआ या सेम है, यही हमें प्रूफ करना है। लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि टकराने से पहले और टकराने के बाद मोमेंटम हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। अब इसे हम क्या करेंगे, वेरीफाई। देखते हैं देखो वेरीफाई कैसे करते हैं। देखो हमने पढ़ा है बेटे एफ ए बी, ये फॉर्मूला आपको पता लग गया, डायग्राम आपको पता लग गया। अब इसको थोड़ा हम करते हैं, एफ फोर्स एफ ए ने बी के ऊपर लगाया, एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए। एफ ए बी इज इक्वल टू एफ बी ए, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। अब फोर्स हमें पता है बेटे एफ ए बी, एफ ए बी, इसका मतलब ए ने बी के ऊपर लगाया, तो इसका मतलब एम, फोर्स का फॉर्मूला क्या बेटे, एम एफ इज इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन में टी। ये तो हमें फॉर्मूला पता है, एफ वी माइनस यू अपॉन में टी। ए ने बी के ऊपर लगाया तो मास ऑफ ए ने लगाया, तो क्या होगा, वी वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए अपॉन में टाइम टी, कॉमा अब किसने लगाया, एफ बी ए ने, बी ने किसके ऊपर लगाया, ए के ऊपर लगाया। अब फोर्स किसने लगाया, बी ने ए के ऊपर, तो अब बी लगा रहा है किसके ऊपर, बी ताकत लगा रहा है किसके ऊपर, ए के ऊपर। तो फॉर्मूला ये सेम, तो क्या लिखेंगे, मास ऑफ बी ब्रैकेट फाइनल वेलोसिटी ऑफ बी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी अपॉन में टाइम। अब ये एफ ए बी इज इक्वल टू एफ बी ए, ये दोनों वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो देखते हैं क्या आता है बेटे। ये हमारे पास क्या आएगा, यहां से देखते हैं, ये डायग्राम आपको पता लग गया, इसे हम थोड़ा सा हटा देते हैं। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ी क्लास में भी बेटे, 11th में भी, एंड प्लीज बी टेक केयर फॉर दैट। जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतने ज्यादा आपको समझ आएगा, ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करिए, ज्यादा से ज्यादा इसको पढ़िए, ताकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, जिससे आपके, और इसके जो एनसीईआरटी के सॉल्यूशन है बेटे वो आपको नई वीडियो में मिलेंगे। अभी आपके पास केवल क्या है, इसके जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है आपको कराया जा रहा है। एफ ए बी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बेटे, माइनस एफ बी ए। तो एफ ए बी की जगह ये रख देंगे, क्या आएगा मेरे पास, एम ए वी ए माइनस वी बी यू ए अपॉन में टी, टाइम सेम इज इक्वल टू माइनस एम बी वी बी माइनस यू बी, और नीचे क्या आएगा, ये टी आ जाएगा, और ये टी से ये टी कट हो जाएगा।
अब सीधा सा फॉर्मूला जो बच्चा लिख दिया, नकल मारना ही है, ऊपर से नकल मार लेंगे, ये आ गया बेटे इज इक्वल टू माइनस एम बी वी बी माइनस यू बी। अब क्या करेंगे बताओ, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट ओपन आता है, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे, एम ए को एम ए मास ऑफ ऑब्जेक्ट ए फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए माइनस मास ऑफ ऑब्जेक्ट ए इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू, माइनस है, माइनस का मतलब है अंदर के साइन चेंज, एम बी किसके साथ, वी बी के साथ, माइनस एम बी और ये क्या आएगा वी बी, माइनस माइनस प्लस और ये क्या आ जाएगा एम बी और ये क्या आ जाएगा यू बी। अब ये फाइनल वेलोसिटी वाले एक तरफ, इनिशियल वेलोसिटी वाले एक तरफ। अभी देखो एम ए और ये क्या आएगा वी ए, फाइनल वेलोसिटी, ये क्या है फाइनल वेलोसिटी, तो इसको इधर ले आएंगे, ये किसका है माइनस का, इधर जाएगा किसका जाएगा प्लस का, तो क्या आएगा एम बी और ये क्या आएगा वी बी इज इक्वल टू, ये क्या है मेरे पास, ये माइनस का है, इधर जाके प्लस का हो जाएगा, एम ए और ये क्या आएगा यू ए, ये प्लस का एम बी और ये क्या आएगा यू बी। तो अगर हम करें u और v, ये क्या है, u मीन्स इनिशियल वेलोसिटी, v मीन्स फाइनल वेलोसिटी, u मीन इनिशियल वेलोसिटी, v मीन्स फाइनल वेलोसिटी। और किसी को डाउट हो तो आप हम को ये किसी टाइप का डाउट हो तो प्लीज मैसेज करिए, एम ए और ये क्या है बेटे यू ए, हम इसको आगे पीछे लिखते हैं कैसे, देखो x इज 3 इज इक्वल टू एक्स, क्या हम x इज इक्वल टू 3 लिख सकते हैं, जगह बदल दी है ना, जगह बदल दी तो साइन अपने आप क्या आ जाएंगे, चेंज करने की जरूरत नहीं, एम ए यू ए प्लस में एम बी और ये क्या आएगा यू बी इज इक्वल टू एम ए और ये क्या आएगा वी ए प्लस में एम बी और ये क्या आएगा वी बी। अगर आप देखोगे मास ऑफ ऑब्जेक्ट ए इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए, मास ऑफ ऑब्जेक्ट बी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी, तो ये इनिशियल वेलोसिटी मीन इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम मतलब टकराने से पहले, क्योंकि जो ये वेलोसिटी है यू ए और यू बी क्या है, उन बॉल की वो स्पीड जो टकराई और टकराने से पहले, मींस मोमेंटम बिफोर कॉलिजन, मोमेंटम बिफोर कॉलिजन, टकराने से पहले, ये टकराने से पहले कॉलिजन, कॉलिजन से पहले मोमेंटम है, बीच में क्या का साइन है इक्वल टू, देखो मास ऑफ मोमेंटम ए, मास ऑफ ऑब्जेक्ट ए, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए, फाइनल वेलोसिटी, देखो मास ऑफ ऑब्जेक्ट बी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बी, फाइनल वेलोसिटी मींस फाइनल मोमेंटम, तो ये क्या बेटे मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन, मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन, टकराने के बाद। तो इसका मतलब हमने पढ़ा कि मोमेंटम टकराने से पहले और टकराने के बाद क्या होगा, बराबर होगा। तो हम एक पॉइंट और बोल सकते हैं कि टोटल जब दोनों मोमेंटम बराबर हैं टकराने से पहले और टकराने के बाद, तो हम क्या बोल सकते हैं, टोटल मोमेंटम इज जीरो, मींस एम ए यू ए प्लस में एम बी यू बी माइनस, ये प्लस हो जाएगा माइनस का, ब्रैकेट एम ए वी ए प्लस एम बी और ये वी बी इक्वल टू जीरो, टोटल मोमेंटम इज जीरो। लेकिन हमें यहां तक करना था तो ऑटोमेटिकली इसको भी लिख सकते हैं, टकराने से पहले और टकराने के बाद टोटल मोमेंटम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, मीन मोमेंटम बिफोर कॉलिजन, टकराने से पहले, एंड आफ्टर कॉलिजन इट इज सेम, द टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन एंड आफ्टर कॉलिजन इज जीरो। Suppose two object of mass ma, mb traveling in the same direction in a straight line with two different velocity ua and ub respectively. अब हम करके बेटे ua बड़ा है किससे, ub से, दे कोलाइड आफ्टर टाइम t, तो a ने एक्सर्ट किया फोर्स ab किसके ऊपर, b के ऊपर, a ने फोर्स लगाया b के ऊपर और b ने ba फोर्स लगाया किसके ऊपर, a के ऊपर। जब टकराए, टकराने के बाद उनकी वेलोसिटी चेंज होगी, va और vb, ये क्या बेटे va और vb दो वेलोसिटी है, कौन सी, फाइनल वेलोसिटी, कौन सी, टकराने के बाद। तो फॉर्मूला आपने कर रखा है, ये हमने कर दिया, ये सेम आ गया, बिफोर कॉलिजन आफ्टर कॉलिजन इट इज सेम। अब थर्ड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर कुछ हमारे कुछ एप्लीकेशन है, जो दो हैं। रॉकेट प्रोपल्शन मींस टोटल मोमेंटम इज इक्वल टू जीरो। रॉकेट ऊपर उड़ता है, हाँ जी उड़ता है, कैसे उड़ता है देखिए जरा ध्यान से। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा, कैसे देखिए बेटे ध्यान से, ये रॉकेट का कुछ ना कुछ मास है, कैपिटल है। अब ये क्या है, गैस है, गैस का भी कुछ ना कुछ क्या है, मास है, और वो क्या है, कम। इसका मतलब जैसे ही इसके अंदर जो फ्यूल है बेटे, इस फ्यूल को बर्न करेंगे, तो जैसे ही फ्यूल को बर्न किया तो इट एक्सर्ट प्रेशर, फोर्स लगाएगा गैस। जैसे ही गैस जलेगी तो इट एक्सर्ट द फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब जैसे ही मान लो रॉकेट है, ये तो आपको रॉकेट थोड़ा लिटा के दिखा रखा है, और वैसे रॉकेट होता कैसे बेटे, खड़े में ऐसे देखो, ये रहा ये रॉकेट, जरा डायग्राम देख लो बेटे, जैसे भी है ये डायग्राम है, जिससे रॉकेट, ये देखो ये रॉकेट बेटे, यहाँ क्या बेटे, फ्यूल को बर्न किया, जैसे ही फ्यूल को बर्न किया, इसका मास क्या है, स्मॉल एम,
जैसे ही फ्यूल को बंद किया तो इट एक्सर्ट द फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसने बड़ी तेजी से, एक बहुत बड़े प्रेशर से, फोर्स से इसने क्या लगाया है, फोर्स लगाया है नीचे की तरफ। ये क्या हो गया, एक्शन हो गया। और इसकी वेलोसिटी क्या है, स्मॉल v। जैसे ही इसने फोर्स नीचे की तरफ लगाया विद ए वेलोसिटी v, तो इसका देयर इज ए इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस बर्न गैस। ये हॉट गैस ने एक फोर्स लगाया किसके ऊपर, इस रॉकेट के ऊपर, ऊपर की तरफ। तो रॉकेट कहां जाएगा, ऊपर की तरफ। तो इसका मतलब इसने जितना फोर्स लगाया इस बर्न जलाने पर, गैस नीचे की तरफ आई, फोर्स लगा इस गैस के ऊपर, फोर्स लगा उतना ही फोर्स इस गैस ने इस रॉकेट के ऊपर लगाया। तो दोनों फोर्स क्या है, इक्वल एंड अपोजिट। तो इसका क्या होगा, इसका मास क्या होगा, टोटल मोमेंटम विल बी 0। इसका मास m विद वेलोसिटी v। तो क्या आएगा हमारे पास, मास ऑफ रॉकेट m, मास ऑफ गैस स्मॉल m, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट कैपिटल V, मास ऑफ गैस इज स्मॉल v। तो इसका मतलब m v मास ऑफ गैस इंटू में वेलोसिटी ऑफ गैस प्लस में मास ऑफ किसका, रॉकेट का, और मास ऑफ वेलोसिटी ऑफ रॉकेट इज इक्वल टू 0। टोटल मोमेंटम इज 0। ये हम कैलकुलेट करने के लिए करते हैं क्या, जब हमें वेलोसिटी निकालनी है रॉकेट की। ऐसे रिकॉइल ऑफ गन, रिकॉइल ऑफ गन मींस बंदूक का मास m, बुलेट का मास स्मॉल m, वेलोसिटी ऑफ गन ज्यादा होगी, रिकॉइल ऑफ गन जिसे बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ बुलेट स्मॉल v। तो मोमेंटम, टोटल मोमेंटम इज 0। टोटल मोमेंटम इज 0। तो मोमेंटम प्रोड्यूस बाय गन, मोमेंटम इन व्हेन एन ऑब्जेक्ट हैविंग सम वेलोसिटी। तो मास ऑफ गन कैपिटल M, वेलोसिटी ऑफ गन कैपिटल V, प्लस दूसरा मोमेंटम किसका, बुलेट का, बुलेट का मास m और वेलोसिटी ऑफ बुलेट v इज इक्वल टू 0। और इस v को, इस वेलोसिटी ऑफ गन को हम बोलते हैं रिकॉइल ऑफ गन। और सेम यही मास ऑफ, मोमेंटम किसका, रॉकेट और गैस का m, मोमेंटम गैस का मास इनटू वेलोसिटी प्लस मोमेंटम ऑफ किसका, रॉकेट का, मास ऑफ रॉकेट और वेलोसिटी ऑफ रॉकेट इज इक्वल टू 0। इस तरीके से हम रॉकेट की वेलोसिटी निकाल सकते हैं और रिकॉइल ऑफ गन, गन की वेलोसिटी निकाल सकते हैं। एंड नाउ दिस टॉपिक इज देयर। और नेक्स्ट जो आपको वीडियो मिलेगी इसके क्वेश्चन आंसर विद कंप्लीट न्यूमेरिकल एग्जांपल नेक्स्ट वीडियो में लोड किए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। जिसने सब्सक्राइब कर दिया थैंक्स फॉर इट, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब। और जो सब्सक्राइब है वो किस कलर का है बेटे, रेड कलर का है। फॉर द नेक्स्ट वीडियो subscribe it and wait for next video the question answer from force and laws of motion. Thanks for today to join us. जिसने सब्सक्राइब कर दिया है उनको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, थैंक्स फॉर देम। और जिसने नहीं किया वो जरूर कर देंगे। थैंक्स फॉर टुडे।